हेलो गाइस। आज हम लोग विस्तास का थर्ड लेवल लेसन का लाइन बाय लाइन स्टडी करेंगे। द थर्ड लेवल को जैक फिने ने लिखा हुआ है। वास्तव में जैक फिने है जो है वो एक अमेरिकन राइटर है और जो साइंस और एडवेंचर पर बेस्ड प्रायः कहानियाँ लिखते हैं। ये जो द थर्ड लेवल इन्होंने लिखा हुआ है वो वास्तव में युद्ध की जो कठोर वास्तविकता है उसके विषय में चार्ली के माध्यम से बताने का प्रयास करते हैं। चार्ली जो इस कहानी का कैरेक्टर है, वास्तव में चार्ली जो है वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर जाता है जहाँ पर दो लेवल हैं वास्तव में, लेकिन वो थर्ड लेवल में पहुँच जाता है। वहाँ पर जो भी चीज़ें देखता है उसका पूरे पैराग्राफ में लाइन में वर्णन करने का प्रयास किया है। वो एक बार थर्ड लेवल से लौट आता है और फिर जाने का प्रयास करता है और उस समय जो जो रोमांच घटित होता है उसी का वर्णन द थर्ड लेवल में किया गया है। इस कहानी में बहुत सारे ट्विस्ट हैं। कहानी को बहुत बढ़िया ढंग से जैक फिने ने पिरोने का भी प्रयास किया है। आओ देखते हैं क्या है इसमें। द प्रेसिडेंट ऑफ द न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड द न्यूयॉर्क सेंट्रल और न्यूयॉर्क के जो प्रेसिडेंट हैं, न्यू हेवन एंड हार्टफोर्ड रेल बोर्ड विल स्वेयर ऑन ए स्टैक ऑफ टाइम टेबल्स दैट देयर आर ओनली टू। यानी न्यूयॉर्क सेंट्रल और न्यूयॉर्क के अध्यक्ष न्यू हेवन और हार्टफोर्ड रेल रोड समय सारणी की जो ढेर है उसकी शपथ लेकर के कहते हैं, कसम खा करके कहते हैं कि देयर आर ओनली टू, यानी देयर आर ओनली टू लेवल हियर। यहाँ पर यानी ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर केवल दो लेवल हैं। बट आई मतलब जैक फिने, या हम यहाँ पर जैक फिने को राइटर मान ले, चार्ली को मान ले। बट आई से देयर आर थ्री, लेकिन मैं कहता हूँ कि यहाँ पर तीन लेवल हैं। बिकॉज क्योंकि आई हैव बीन ऑन द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, क्योंकि मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे लेवल पर जा चुका हूँ। यस हाँ, आई हैव टेकन द ऑब्वियस स्टेप, मैंने स्पष्ट कदम उठाया है। अब यहाँ ऑब्वियस ये वर्ड याद रखना, जो टफ वर्ड है उसको जरूर याद रखना। ऑब्वियस माने क्लियर, स्टेप माने कदम, मैंने स्पष्ट कदम उठाया है। आई टॉक टू ए साइक्ट्रिक फ्रेंड ऑफ माइन एमंग अदर्स, मैंने अन्य लोगों के अतिरिक्त, एमंग अदर्स मैंने अन्य लोगों के अतिरिक्त अपने जो मनोचिकित्सक मित्र है, साइकेट्रियास्टिक फ्रेंड, जो मनोचिकित्सक मित्र है उसको भी मैंने इसके विषय में बताया है, उससे मैंने बात भी की है। उसका नाम है सैम, और वास्तव में जो सैम है वो चार्ली के एक एक बातों का सही सही जवाब देता है। एक अच्छे मनोचिकित्सक के, मनोरोग चिकित्सक की जो जो क्वालिटी है वो सैम में है। आई टोल्ड हिम अबाउट द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, मैंने उसे माने किसे, यानी सैम को जो साइकियाट्रिस्टिक है, मैंने उसे ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे लेवल के बारे में, जो थर्ड लेवल है उसके बारे में मैंने उसे बताया। और जब उसने मेरी सारी बातें सुनी, थर्ड लेवल के बारे में सुना, तो ही सेड, उसने कहा, यानी सैम ने कहा, इट वाज वैकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट है, कि यह दिन में स्वप्न देखने की इच्छा के पूरा होने जैसा है। फुलफिलमेंट माने पूरा होना। वैकिंग ड्रीम्स का मतलब होता है दिन में स्वप्न देखना। ही सेड, उसने कहा, आई वॉज अनहैप्पी, मैं दुखी हूँ। दैट मेड माई वाइफ काइंड ऑफ मैड, इस बात ने, यानी जब उसने कहा कि मैं थोड़ा दुखी हूँ, तो इस बात ने मेरी पत्नी को एक तरह से पागल सा कर दिया। बट ही एक्सप्लेन्ड दैट, लेकिन उसने समझाया, उसने व्याख्या किया कि ही मेंट दैट मॉडर्न वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर, वार, कि ये जो आधुनिक संसार है वो असुरक्षा, इनसिक्योरिटी असुरक्षा, भय, युद्ध,
चिंता एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट, और इसी प्रकार की सभी बातों से भरा हुआ है। किसने समझाया? सैम ने चार्ली को समझाया कि ये जो आधुनिक संसार है वो इनसिक्योरिटी से, फियर से, वार से, वरी से, इन समस्त चीज़ों से भरा हुआ है। एंड दैट आई वांट टू एस्केप, और यह कि मैं इससे भाग जाना चाहता हूँ। वांट टू एस्केप माने बच निकलना चाहना, मैं इससे छुटकारा पाना चाहता हूँ, बच निकलना चाहता हूँ। वेल फिर भी हु डज़ नॉट, कौन ऐसा नहीं चाहता है? यानी प्रत्येक व्यक्ति है जो इनसिक्योरिटी से, फियर से, वार से, वरी से बच निकलना चाहता है। एवरीबॉडी आई नो वांट्स टू एस्केप, मैं जानता हूँ प्रत्येक व्यक्ति इससे छुटकारा प्राप्त करना चाहता है। बट दे डोंट वांडर डाउन इनटू एनी थर्ड लेवल एट ए ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, पर मैं देखता हूँ वे घूमते हुए ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर के थर्ड लेवल पर नहीं चले जाते हैं, जैसा कि मैं थर्ड लेवल पर जा चुका था। बट दैट इज़ द रीज़न, पर यही कारण है। ही सेड, उसने कहा, यानी वह बोला यही कारण है। एंड माई फ्रेंड्स ऑल एग्रीड, और मेरे सारे मित्र सहमत थे कि मैं इनसिक्योरिटी, फियर, वार, वरी, इन सब से बच निकलना चाहता हूँ। और यही वजह है कि मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पर पहुँच जाता हूँ, और मेरी इस बात से हर व्यक्ति सहमत था। एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट, प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक चीज़ इसी ओर संकेत करती है। दे क्लेम्ड, उन्होंने दावा किया, उन्होंने घोषणा की कि हर बात जो तुम करते हो वो इसी तरफ इशारा करती। जैसे मेरी एक हॉबी है स्टैम्प कलेक्शन की, उन्होंने उसको भी रिफ़र करते हुए मुझे बताया कि माई स्टैम्प कलेक्टिंग, फॉर एग्ज़ाम्पल, उदाहरण के लिए मेरा जो स्टैम्प कलेक्टिंग का नेचर है, जो हॉबी है, दैट इज़ अ टेम्परेरी रिफ्यूज़ फ्रॉम रियलिटी, यह भी अस्थायी रूप से वास्तविकता से बचने का तरीका है। वेल मे बी, अच्छा हो सकता है। बट माई ग्रैंडफादर डिड नॉट नीड एनी रिफ्यूज़ फ्रॉम रियलिटी, लेकिन आप ये भी जानो कि मेरे दादाजी को वास्तविकता से पलायन करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि मेरे दादाजी का जो समय था, मेरे दादाजी के समय में थिंग्स वेयर प्रिटी नाइस, चीज़ें बहुत सुंदर सुंदर थी। एंड पीसफुल इन हिज डे, और दिन पूरा का पूरा शांत रहता था। इन हिज डे फ्रॉम ऑल आई हियर, जैसा कि मैंने सुना है, जैसा कि मुझे पता है कि मेरे दादाजी के समय में हर चीज़ बहुत ही शांत थी, बहुत ही अच्छी थी। एंड ही स्टार्टेड माई कलेक्शन, और यह उन्होंने जो कुछ भी किया था, यानी जो मेरा टिकटों का एकत्रीकरण है, टिकटों का कलेक्शन है, यह उन्होंने ही प्रारंभ किया था। इट इज़ ए नाइस कलेक्शन टू, और यह एकत्रीकरण, यह जो कलेक्शन है वह बहुत सुंदर है। ब्लॉक ऑफ 4 ऑफ प्रैक्टिकली एवरी यूएस इशू, फर्स्ट डे कवर एंड सो ऑन। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट कलेक्टेड स्टैम्प्स टू लगभग हर अमेरिकन टिकट के, जितने भी अमेरिकन टिकट हैं उनके 4 जोड़े पहले दिन ही इशू किए जाते थे। और लोग करते क्या थे, वे लिफाफे पर, या आप कह सकते हो कि पहले दिन के लिफाफे, और इसी प्रकार से जैसा कि आप जानते हो प्रेसिडेंट रूजवेल्ट भी टिकट इकट्ठा किया करते थे। थोड़ा हम लोग इसको देख लें, ये फर्स्ट डे कवर क्या है। बेटा होता क्या है कि जब नए नए कोई टिकट इशू होती है तो वास्तव में उसके 4 ब्लॉक इशू कर दिए जाते हैं, और जिसको टिकट स्टैम्प कलेक्ट करना रहता है वह करता क्या है, पहले ही दिन खरीद लेता है, लिफाफे पर चिपकाता है और वहीं मुहर लगाता है और अपना पता लिखता है, और लिफाफे के अंदर एक ब्लैंक पेपर डाल देता है। लेटर उन्हीं के घर पहुंच जाता है स्टैंप लग करके, और वे लोग उसको कलेक्ट कर लेते हैं। उसी को हम लोग फर्स्ट डे कवर कहते हैं। तो उसके दादाजी यानी चार्ली के दादाजी भी स्टैंप कलेक्टिंग करते थे। उस समय के तात्कालिक प्रेसिडेंट जो रूजवेल्ट थे वो भी टिकट स्टैंप कलेक्टिंग करते थे।
तो वे इसका मतलब ये नहीं है कि वे वर्तमान से भाग जाना चाहते थे। चार्ली भी यही समझाता है कि मैं भी वर्तमान से भागने का प्रयास नहीं करता हूँ। यद्यपि वर्तमान का जो संसार है वो इनसिक्योरिटी से, वार से, वरी से भरा हुआ है, लेकिन मैं कैसे थर्ड लेवल पर पहुँच गया मुझे ज्ञात नहीं। एनीवे, खैर, हियर व्हाट हैपेंड एट ग्रैंड सेंट्रल, यहाँ ग्रैंड सेंट्रल पर क्या हुआ आओ मैं बताता हूँ। वन नाइट लास्ट समर को एक रात, यानी पिछली गर्मी में एक रात, आई वर्क लेट एट ऑफिस, मैं अपने ऑफिस में देर तक काम करता रहा। आई वॉज इन अ हरी टू गेट अप टाउन टू माई अपार्टमेंट, और मैं जल्दी से जल्दी अपने घर पर जाना चाहता था कि मैं किसी तरीके से जल्दी अपने घर पहुंचूं, अपनी पत्नी लूसिया से मिलूं, क्योंकि देर बहुत हो गई थी। सो आई डिसाइडेड टू टेक सबवे फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल, इसीलिए मैंने ग्रैंड सेंट्रल पर जाकर के ट्रेन पकड़ने का निश्चय किया। बिकॉज इट इज़ फास्टर दैन द बस, क्योंकि ये जो सबवे की बसेस होती हैं वे अन्य बसों की तुलना में, सबवे की जो ट्रेनें होती हैं वे बस की तुलना में कहीं ज़्यादा तेज़ चलती हैं। नाउ, अब आई डोंट नो, मुझे पता नहीं है कि वाई दिस शुड हैव हैपेंड टू मी, कि मेरे साथ यह क्यों हुआ। आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय, मैं एक साधारण सा व्यक्ति हूँ, नेम्ड चार्ली, जिसका नाम चार्ली है। 31 ईयर ओल्ड, मैं 31 साल का हूँ। एंड आई वॉज वियरिंग ए टैन गैबार्डिन सूट एंड ए स्ट्रा हैट विथ ए फैंसी बैंड, मैं एक हल्के भूरे रंग की गबार्डिन सूट पहना हूँ और मैंने एक मैंने कह सकते फैंसी टोपी लगा रखी है जिस पर फैंसी फीता भी बंधा हुआ है, यानी एक स्टाइलिस्ट कैप है जिस पर फीता बंधा हुआ है। मैंने गैबार्डिन का सूट भी पहन रखा है। आई पास्ड ए डोजन मैन, मैं एक दर्जन व्यक्ति के पास से गुजरा, या कहें मैं दर्जन भर व्यक्तियों के पास से गुजरा, हु लुक्ड जस्ट लाइक मी, जो बिल्कुल मेरे समान लगते थे। एंड आई वॉज नॉट ट्राइंग टू एस्केप फ्राम एनीथिंग, और मैं किसी बात से बचने का प्रयास भी नहीं कर रहा था। आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट होम टू लूसिया माई वाइफ, मैं केवल अपनी पत्नी लुइसा के पास घर पहुंचना चाहता था। लुइसा जो चार्ली की पत्नी है। पूरे लेसन में बच्चों 3 कैरेक्टर हैं। एक चार्ली जो 31 साल का है, जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पर अपनी कल्पनाओं में पहुंच जाता है। दूसरा लुइसा है, उसकी पत्नी है। और तीसरा सैम जो एक मनोरोग चिकित्सक है, चार्ली का फास्ट फ्रेंड है। इन्हीं तीनों के इर्द गिर्द पूरी कहानी मूव करती है। लेखक कहता है, आई टर्न इनटू ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन फ्रॉम वैंडरबिट एवेन्यू। लेखक कहता है, आई टर्न इनटू ग्रैंड सेंट्रल फ्रॉम वैंडरबिट एवेन्यू, मैं वैंडरबिट एवेन्यू से ग्रैंड सेंट्रल की ओर, ग्रैंड सेंट्रल होटल की ओर मुड़ा। एंड वेट डाउन द स्टेप्स ऑफ द फर्स्ट लेवल, और सीढ़ियों से उतर करके, स्टेप्स दिया है, सीढ़ियों से उतर करके प्रथम लेवल पर पहुंचा। वेर यू टेक ट्रेन लाइक द 20th सेंचुरी, जहां आपको 20वीं शताब्दी जैसी गाड़ियां दिखाई पड़ती हैं, जहां आप 20वीं शताब्दी जैसी गाड़ियां पा सकते हो। देन तब आई वॉक डाउन एनदर फ्लाइट टू द सेकेंड लेवल, तब मैं एक और सीढ़ी उतर करके दूसरे लेवल पर पहुंचा। वेयर द सब अर्बन ट्रेन लीव्स फ्रॉम, जहाँ से सब अर्बन ट्रेन से उपनगरीय ट्रेन छूटती हैं, या दूसरे शब्दों में हम कहें जहाँ से उपनगरीय गाड़ियाँ चलती हैं। डग्ड इनटू एन आर्च डोरवे हेडेड फॉर द सबवे एंड गॉट लास्ट, एक अर्धचंद्राकार दरवाजे के अंदर गया और अंडरग्राउंड रेलवे की तरफ बढ़ा, और एंड गॉट लास्ट, और यही वो स्थान है जहाँ मैं खो गया। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि लेखक चार्ली कहाँ पे खोता है या कहाँ से थर्ड लेवल पर पहुँचता है,
तो लेखक सेकंड लेवल पर, यानी कह सकते जो अंदर चंद्राकार दरवाजे के अंदर अंडरग्राउंड जो रेलवे है वहीं पर जा कर के वो खोता है। दैट इज़ ईजी टू डू, यह बहुत आसान बात है। आई हैव बीन इन एंड आउट ऑफ ग्रैंड सेंट्रल 100 ऑफ टाइम्स। कहता है कि मैं ग्रैंड सेंट्रल के अंदर बाहर सैकड़ों बार गया हूँ। बट आई एम ऑलवेज बम्पिंग इनटू न्यू डोरवे एंड स्टेयर एंड कॉरिडोर। लेकिन मुझे हमेशा से ही नए नए दरवाजे मिलते, नई नई सीढ़ियाँ मिलती, नए नए कॉरिडोर मिलते। यानी कहने का मतलब क्या है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर के चाहे फर्स्ट लेवल हो चाहे सेकंड लेवल हो, वहाँ पर हमेशा कोई ना कोई काम हुआ करता था। तो जब भी यह जाता था कुछ ना कुछ परिवर्तन ये पाता रहता है। इसीलिए कहता है कि जब भी मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर पहुँचता हूँ, न्यू डोरवेज मिलते हैं, न्यू स्टेयर्स मिलती हैं, न्यू कॉरिडोर्स भी मिलता है। वंस आई गॉट इनटू द टनल अबाउट ए माइल। एक बार मैं 1 मील लंबी सुरंग में घुस गया। एंड केम आउट इन द लॉबी ऑफ द रूजवेल्ट होटल। और मैं रिजवेल्ट होटल की लॉबी से बाहर आया। यानी चला कहाँ था, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के एक टनल में घुसा, पहुँचा कहाँ, रूजवेल्ट होटल की लॉबी में पहुँच गया। एक और प्रसंग बताते हैं। Another time I came up in an office building on 46 Street 3 blocks away। दूसरी बार मैं 46 स्ट्रीट की ऑफिस बिल्डिंग में आया जो 3 ब्लॉक हटकर थे। यानी 2 बार मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से खोया और दोनों बार अलग अलग जगह पर पहुंचा। एक बार 46 स्ट्रीट की ऑफिस बिल्डिंग में पहुंच गया और दूसरी बार रूजवेल्ट होटल की लॉबी में पहुंच गया। समटाइम्स, कभी कभी, आई थिंक ग्रैंड सेंट्रल इज़ ग्रोइंग लाइक ए ट्री। इस पैराग्राफ में लेखक चार्ली जो है वो कल्पना करता है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन को एक बड़े पेड़ से तुलना करता है। कहता है कि समटाइम्स, कभी कभी, आई थिंक, मुझे लगता है, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन इज ग्रोइंग लाइक ए ट्री। ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन एक पेड़ के समान फैल रहा है। पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर एंड स्टेयरकेस लाइक रूट्स। और जड़ों की तरह नए नए कॉरिडोर, नए नए सीढ़ियाँ निकलती रहती हैं। देयर इज प्रोबेबली ए लॉन्ग टनल। संभवतया या शायद एक लंबी सुरंग है। दैट नोबडी नोज अबाउट फीलिंग इट्स वे अंडर द सिटी राइट नाउ on its way to Times Square and maybe another to Central Park, and maybe because for so many people through the years Grand Central has been an exit, a way of escape. Maybe that is how the tunnel I got into, but I never told my psychiatrist friend about that idea। लेखक इस पैराग्राफ में ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन की तुलना एक विशाल पेड़ से करता है और कहता है कि वास्तव में इसकी जिस तरह बड़े पेड़ की जड़ें फैलती हैं, ऐसे नए नए कॉरिडोर, नए नए सीढ़ियाँ निकलती हैं और एक लंबी सुरंग भी है जिसके बारे में कोई नहीं जानता और जो ठीक इस समय नगर के नीचे रास्ता बनाती जा रही हैं। यह टाइम स्क्वायर की ओर जाती हैं। एंड मे बी, और हो सकता है, अनदर टू सेंट्रल पार्क, दूसरा जो है वो सेंट्रल पार्क की ओर जाता हो। एंड मे बी, हो सकता है, बिकॉज, क्योंकि, फॉर सो मैनी पीपल थ्रू द ईयर्स ग्रैंड सेंट्रल हैज़ बीन एन एग्जिट, क्योंकि इन वर्षों में बहुत से लोगों ने ग्रैंड सेंट्रल के बाहर निकलने का दरवाज़ा, एक पलायन का मार्ग भी बना लिया है। मे बी, हो सकता है उसी तरह से वह भी एक सुरंग में घुसा हो जैसे मैंने घुसा था और कहीं और पहुंच गया था। पर यह बात मैंने अपने साइकियाट्रिस्टिक मित्र सैम को कुछ नहीं बताया। यानी जो कंपैरिजन मैंने किया ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का विशाल पेड़ से, उसके टनल के बारे में, उसके कॉरिडोर के बारे में, उसके स्टेयर केसेस के बारे में मैंने कोई भी यह बात अपने मित्र सैम को नहीं बताई। द कॉरिडोर आई वॉज इन,
जिस कॉरिडोर में मैं था, इन बिगिन एंगलिंग लेफ्ट, कोण बनाते हुए, लेफ्ट एंड स्लैंटिंग डाउनवर्ड, एंड आई थॉट दैट वाज रॉन्ग। जिस कॉरिडोर में मैं था वह बाईं तरफ एक कोण बनाता हुआ डाउनवर्ड, नीचे की तरफ जा रहा था। एंड आई थॉट, और मुझे लगा, दैट वाज रॉन्ग, कि यह गलत है। बट आई केप्ट ऑन वॉकिंग, लेकिन मैं चलता रहा। All I could hear was the empty sound of my own footsteps, and I did not pass a soul. सुनने के लिए मेरे पास केवल अपने कदमों की एम्पटी साउंड्स थी, खाली आवाज़ें थी, या खाली आवाज़ों का खोखला था। यहाँ देखो क्या लिखा है, एम्पटी साउंड ऑफ माई ओन फुटस्टेप, मेरे पदचापों का खोखली आवाज़ थी। एंड आई डिड नॉट पास ए सोल, और मुझे रास्ते में कोई व्यक्ति नहीं मिला। देन आई हेयर्ड दैट, तभी मैंने सुना, द सॉर्ट ऑफ हॉलो रोर अहेड, मैंने अपने सामने खोखला शोर सुना। दैट मीन्स ओपन स्पेस, जिसका मतलब था खुला स्थान, एंड पीपल टॉकिंग, और बात करते हुए लोग। द टनल टर्न शार्प लेफ्ट, सुरंग बहुत तेजी से बाईं ओर मुड़ती थी। आई वेंट डाउन ए शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर एंड केम आउट ऑन द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। मैं एक छोटी सी सीढ़ी से उतरकर नीचे पहुंचा और ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पर पहुंच गया। फॉर जस्ट ए मोमेंट, केवल वही क्षण था, आई थॉट, मुझे लगा, आई वॉज बैक ऑन द सेकेंड लेवल, कि मैं एक दूसरे तल पर वापस आ गया हूँ। बट आई सा द रूम वाज स्मॉलर, पर मैंने देखा कि थर्ड लेवल पे जो कमरे थे वो छोटे छोटे थे। देयर वेयर फ्यूअर टिकट विंडोज़ एंड ट्रेन गेट, वहाँ पर कुछ टिकट खिड़कियाँ थीं, एंड ट्रेन गेट्स, और ट्रेन के दरवाजे जो थे वो भी कम थे। एंड द इंफॉर्मेशन बूथ इन द सेंटर वाज वुड, और मध्य में बनी लकड़ी का जो इंफॉर्मेशन बूथ था वो पुराने डिज़ाइन का था, एंड ओल्ड लुकिंग, और पुराने मॉडल का दिखता था। एंड द मैन इन बूथ, और उस बूथ में जो आदमी बैठे हुए थे वो रे ग्रीन आई शेड एंड लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर्स। उस बूथ के भीतर जो भी व्यक्ति बैठे थे वे हरा हरा नेत्र रक्षक और लंबे काली आस्तीन वाले कोट पहन रखे थे। द लाइट वेयर ड्रिम, दीपक या जो प्रकाश था वो हल्का था, एंड सार्ट ऑफ फ्लिकरिंग, और एक प्रकार से वह टिमटिमा रहा था। देन आई सा, और तब मैंने देखा, अरे दे वेयर ओपन फ्लेम गैस लाइट्स, कि ये तो खुली, ये ओपन फ्लेम गैस लाइट्स हैं जो हम लोगों के समय में चला करती थी, वर्तमान समय में चला करती थी, वो नहीं है। क्योंकि लेखक जब अपनी बात करता है तो वो वास्तव में सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद का समय है, लेकिन जो थर्ड लेवल पर पहुंचा है उस समय कोई वार हुआ ही नहीं था, ना फर्स्ट वर्ल्ड वार ना सेकेंड वर्ल्ड वार। क्योंकि वह थर्ड लेवल में जब वो पहुंचता तो वास्तव में वो 1894 वाले सन में पहुंच जाता है। उस समय की जो कंडीशन थी, ट्रेन जो थे वो छोटे छोटे थे, ट्रेनों के दरवाजे छोटे छोटे थे, टिकट काउंटर भी छोटे छोटे थे, फैशन वैशन जो था वो उतना नहीं था, सब लोग एक तरह के कपड़े उपड़े पहना करते थे। इसलिए वो जो कुछ भी देखता है वो 1894 का देखता है, वर्तमान समय का नहीं देखता है। तो चलो अगले वीडियो में हम लोग फिर कंप्लीट इसको करेंगे। ओके बेटा।